अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिल सकें। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मोस्ट डेंजरस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी लाइफ साइकिल एक ऐसा साइंस फिक्शन ड्रामेटिक पाथवे हमें दिखाती है जो कि इंसानों के लिए नहीं बल्कि बैक्टीरिया के लिए भी बहुत डेंजरस है। इमेजिन करें एक टाइनी स्पेसक्राफ्ट आके बैक्टीरियम बॉडी के ऊपर लैंड करता है और लैंड होने के बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट करता है ताकि उसका इंटरनल ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर सके। इसी स्पेसक्राफ्ट की तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर लैंड करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है और उसका इंटरनल कंट्रोल टेक ओवर कर लेता है। और जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट यानी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक ऐसा फैसिनेटिंग लाइफ साइकिल पाथवे परफॉर्म करता है ताकि ये उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करवा सके और खुद को रेप्लिकेट कर सके। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। और आज इस वीडियो में जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल की हम बात करने जा रहे हैं उसको हम जानते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस के नाम से। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि ये लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करती है एक बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। Let's start. So moving forward towards the slide, life cycle of the bacteriophage, which is the topic of today's video. So bacteriophage वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, उसको इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया को एज अ होस्ट ट्रीट करता है। अगर हम बैक्टीरियोफेज के वर्ड को देखें तो फेज का वर्ड डायरेक्टली नॉमिनेट करता है वायरस को, ऐसा वायरस के जो बैक्टीरिया के अंदर जाके रेप्लिकेट करे और इन्फेक्शन कॉज करवाए। कुछ बात करते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ T4 टाइप फेज। T4 टाइप वायरस जो है वो एक ऐसा हार्मफुल वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन कॉज करवाता है। दीज आर नॉन लिविंग आउटसाइड अ होस्ट। इसका मतलब ये है कि इनको किसी होस्ट की जरूरत होती है ताकि ये एक्टिवेट हो सकें और इन्फेक्शन कॉज करवा सकें। इंडिपेंडेंटली ये कुछ नहीं कर सकते। जीनोम इज डीएनए और आरएनए। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा जो कि इन्फेक्शन कॉज कराने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जेनेटिक मटेरियल इनका एक प्रोटीन कैप्सिड के अंदर इंक्लोज होता है। अगर आप स्लाइड के अंदर देखें, जो साइड में डायग्राम आपको शो हो रही है, तो जो हेक्सागोनल हेड है इसको हम कहते हैं प्रोटीन कैप्सिड। मतलब ऐसा कैप्सिड जो प्रोटीन से बना हो, इसके अंदर इनका ये जीनोम इंक्लोज होता है, पैक्ट होता है। और इसके नीचे अगर आप देखें जो पार्ट है वो है टेल शीट। ये टेल शीट बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है। जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर रहे होते हैं किसी होस्ट के अंदर, तो ये टेल शीट खुद को कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि जेनेटिक मटेरियल इजीली इंजेक्ट हो सके। टेल शीट के नीचे अगर हम लोग देखें तो हमें एक बेसल प्लेट मिलती है जो इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है और स्टेबिलिटी देती है। और बेसल प्लेट के नीचे हम लोग देखें तो हमें एक स्पाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जिसे हम टेल फाइबर्स कहते हैं। ये टेल फाइबर्स रिसेप्टर्स की रिकग्निशन करवाते हैं होस्ट की और साथ साथ होस्ट के सरफेस पे अटैचमेंट में काम आते हैं। मोस्ट स्टडी फेजेस में अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले मैंने जैसे आपको बताया T4 टाइप ऑफ फेजेस जो हैं वो सबसे ज्यादा कॉमनली प्रेजेंट हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं ई कोलाई के अंदर। टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, ऐसी दो स्ट्रेटजीज जो ये बैक्टीरियोफेजेस अपनी लाइफ साइकिल के दौरान अडेप्ट करते हैं ताकि इनकी रेप्लिकेशन और इन्फेक्शन कॉज में इनको मदद मिल सके। वन इज लाइटिक एंड नंबर टू इज लाइजोजेनिक। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इन्हीं दो सब साइकिल्स जिसे लाइटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल हम कह रहे हैं, इन्हीं दो साइकिल के ऊपर कंसिस्ट करती हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं इन साइकिल्स का। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, ये वायरस बैक्टीरिया का पूरा कंट्रोल इमीडिएटली हासिल कर लेता है और उस होस्ट बैक्टीरिया को फौरन किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि लाइजोजेनिक साइकिल में यही बैक्टीरिया अपना डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है वो इंटीग्रेट कराता है होस्ट बैक्टीरिया की बॉडी में और डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है अंटिल उसको फेवरेबल कंडीशंस ना मिले और वो खुद को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट कर सके ताकि वो इन्फेक्शन कॉज करवाए। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों साइकिल में, लाइटिक एंड लाइजोजेनिक में। लाइटिक के अंदर इमीडिएट डिस्ट्रॉय ऑफ सेल होता है और जबकि लाइजोजेनिक में यही बैक्टीरिया डॉर्मेंट कंडीशन में जाता है और बाद में जब इसको कभी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो तब जाके ये उस सेल को डिस्ट्रॉय करता है। लाइटिक और लाइजोजेनिक के कुछ स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हर वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और इन्फेक्ट करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है। नंबर वन इज अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब बॉडी सरफेस के ऊपर आके अटैच हो जाना, जो हमने लैंडिंग की बात की थी स्पेसक्राफ्ट वाली, तो वही सेम कंडीशन होती है बैक्टीरिया और वायरस के दरमियान। नंबर टू इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन हम सबको पता है, यहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है, मतलब उसकी इंटीग्रेशन इनटू द होस्ट बैक्टीरिया बॉडी। नंबर थर्ड इज बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस की हम बात करें तो यहाँ पे बायो मीन्स लाइफ, सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन। कौन सी लाइफ की प्रोडक्शन हो रही है, मतलब वायरस की रेप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे वायरसेस खुद को रेप्लिकेट कर रहे हैं आफ्टर पेनिट्रेशन इनटू द होस्ट बैक्टीरिया। नंबर फोर्थ वन इज मैच्योरेशन।
अब मैच्योरेशन के स्टेप में क्या हो रहा है, जो न्यू बायोसिंथेसिस हुई थी, रेप्लिकेशन हुई थी इन्हीं वायरसेस की, और न्यू वायरस बने थे, वो वायरसेस खुद को मैच्योर कर रहे हैं और असेंबल कर रहे हैं ताकि वो अब इस सेल को डिस्ट्रॉय करें और खुद को रिलीज आउट करें इसमें से। लाइटिक साइकिल का जो रिजल्ट हमें मिलता है एंड में, वो क्या मिलता है, न्यू फेज प्रोजेनी रिलीज, होस्ट सेल इज डिस्ट्रॉय। मतलब जो प्रोजेनी बनी है ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल, जो बायोसिंथेसिस के स्टेप के अंदर रेप्लिकेट्स बने वायरस के, वो खुद को रिलीज आउट करते हैं, वो मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं और जो होस्ट सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये इसका एक एंड रिजल्ट होता है लाइटिक साइकिल का। इन कॉन्ट्रास्ट टू लाइजोजेनिक साइकिल, तो इसके कुछ स्टेप्स उसकी बात करते हैं। नंबर वन इज अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। सेम जैसे अटैचमेंट उसमें हो रही थी एंड पेनिट्रेशन हो रही थी, इसी तरीके से फर्स्ट स्टेप के अंदर इसमें भी अटैचमेंट और पेनिट्रेशन होती है। सेकंड इज इंटीग्रेशन इनटू होस्ट क्रोमोसोम। जैसे वहां पे पेनिट्रेशन हुई थी, इसी तरीके से अब जो इन्होंने पेनिट्रेशन के बाद अपना डीएनए मटेरियल इंजेक्ट किया है, वो डीएनए मटेरियल अब इंटीग्रेट करेगा इनटू द डीएनए ऑफ दैट बैक्टीरिया सेल। इसका मतलब यह है कि वायरस का डीएनए, जो कि वायरल डीएनए कह लें या वायरल आरएनए कह लें, वो बैक्टीरिया डीएनए के साथ जाके इंटीग्रेट हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और उसके क्रोमोसोम्स को इंटीग्रेट कर जाएगा। नंबर थर्ड स्टेप इज प्रोफेज रेप्लिकेट्स पैसिवली विथ होस्ट। यहाँ पे प्रोफेज का जो वर्ड है वो इसी वायरल प्रीफेज को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब वायरल डीएनए या आरएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया था, कंबाइन हो गया था, तो जब अब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो साथ साथ उसके ये वायरल डीएनए और आरएनए जिसको हम प्रोफेज कह रहे हैं, वो भी रेप्लिकेट करते चले जाएंगे साथ। नंबर फोर्थ स्टेप इज इंडक्शन। अब यहां पे इंडक्शन किसकी हो रही है, कोई भी ऐसा स्ट्रेस ट्रिगर स्टिमुलेशन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जैसे यूवी लाइट्स हो गई या कोई भी ऐसा फेवरेबल कंडीशन जो कि हेल्प करे इन प्रोफेजेस को कि ये मैच्योर होके लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सके और अपना इंफेक्शन कॉज करवाएं और सेल को डिस्ट्रॉय कर दें, तो उसे हम कहते हैं उस स्टेप को इंडक्शन। अब जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है अपनी, यानी कि इंडक्शन की फेज में एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिलता है या स्टिमुलेशन मिलता है, तो ये खुद को फिफ्थ स्टेप जिसे हम कह रहे हैं री एंट्री इनटू द लाइटिक साइकिल, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब लाइजोजेनिक से अब ये लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्फेक्शन को कॉज करवाने में कामयाब हो जाते हैं। लाइजोजेनिक का एंड रिजल्ट हमें क्या मिलता है, प्रोफेज परसिस्ट साइलेंटली अक्रॉस जनरेशन लाइजोजेंस। मतलब कि ये जो प्रोफेजेस थे ये साइलेंटली ग्रो करते गए, रेप्लिकेट करते गए, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिली, इन्होंने अटैक कर दिया उसी होस्ट बैक्टीरिया के ऊपर और खुद को रिलीज आउट कर लिया उसमें से। सो बेसिकली अब हम लोग इसको डिटेल में इसके स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टेप के अंदर ये वायरस क्या परफॉर्म कर रहा है। नंबर वन इज अटैचमेंट। अब अटैचमेंट की से पहले हमने बात करी कि किस तरीके से वायरस आके अटैच होता है, बाइंड होता है और रिकग्नाइज करता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को, किसकी मदद से, टेल फाइबर्स की मदद से, ताकि ये बाइंड हो सके उस होस्ट सेल के ऊपर। ये वायरस की बाइंडिंग और अटैचमेंट रिवर्सिबल होती है एट फर्स्ट, बट जैसे ही बेस प्लेट कांटेक्ट में आती है सरफेस के साथ तो ये इरिवर्सिबल हो जाती है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, दैट इज पेनिट्रेशन और इंजेक्शन। अब पेनिट्रेशन के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो टेल शीट की कॉन्ट्रैक्शन का होता है, ताकि टेल ट्यूब ड्राइव कर सके इनटू द सेल वॉल ऑफ दैट होस्ट बैक्टीरिया सेल। अब जैसे ही टेल ट्यूब इंजेक्ट हो जाती है इनटू द सेल वॉल ऑफ दैट होस्ट सेल लाइक अ सिरिंज की तरह, तो अब ये कुछ एंजाइम्स कंटेन करती है लाइक लाइसोजाइम्स, जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये लाइसोजाइम्स पेप्टाइडोग्लाइकेन को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि इसकी एंट्री आसानी से हो सके। तो जैसे इसकी एंट्री पॉसिबल होती है, जो न्यूक्लिक एसिड जीनोम है वो एंटर हो जाता है इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल, और जो उसका प्रोटीन कोड कैप्सिड है वो बाहर रह जाता है। थर्ड स्टेप इज बायोसिंथेसिस। अब बायोसिंथेसिस किस तरीके से हो रहा है, इसका मतलब है कि रेप्लिकेशन कैसे हो रही है उन वायरल जीनोम की। प्रोटीन सिंथेसिस के टॉपिक में हमने ये ऑलरेडी सीखा था कि किस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो खुद को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व करता है और न्यू रेप्लिकेट्स बनाता है बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। तो यहाँ पे भी वो उसी तरीके से काम करता है, जो होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज है वो खुद को राइबोसोम्स की मदद से सिंथेसाइज करवाता है, यानी रेप्लिकेट करता है। अब जैसे रेप्लिकेशन हो रही होती है तो जो वायरल डीएनए है वो खुद को रैपिडली रेप्लिकेट करवाता है बाय यूजिंग होस्ट न्यूक्लियोटाइड एंड एंजाइम्स, उसी के न्यूक्लियोटाइड और एंजाइम्स को यूज करते हुए। तो जैसे ही ये रेप्लिकेट करवा रहा होता है साथ साथ, तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है इसके, लाइक इसका पूरा कैप्सिड जो हेक्सागोनल था, इसकी टेल और इसके फाइबर्स, वो बल्क में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर फोर्थ स्टेप इज मैच्योरेशन और असेंबली। अब लास्ट स्टेप में मैच्योरेशन में क्या होता है कि जैसे ही इससे पहले वाले स्टेप में रेप्लिकेशन पूरी हो जाती है तो अब ये असेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं खुद को। इसका मतलब ये है कि जो कैप्सिड है इसका प्रोटीन हेड, वो वायरल जीनोम को जो कॉपी बनी थी रेप्लिकेशन के दौरान उसको इंक्लोज करना, पैक करना स्टार्ट कर देता है। लाइकवाइज टेल शीट, टेल फाइबर, बेस प्लेट, ये तमाम कंपोनेंट जो इसके स्ट्रक्चर कंपोनेंट हैं वो खुद को असेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ग्रेजुअली वो खुद को उस कैप्सिड के साथ जाके असेंबल कर सकें, ज्वाइंट हो सकें और एक न्यू वायरल जीनोम बना सकें वायरस का। जैसे ही खुद को असेंबल करके प्रॉपर्ली मैच्योर कर लेते हैं तो अब ये तैयारी करते हैं उस सेल के बर्स्ट आउट होने की, ताकि ये खुद को रिलीज आउट हो सकें और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर सकें।
तो ये अभी तक हम लोगों ने बात की स्टेप्स ऑफ लाइटिक साइकिल के बारे में, जिसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा रैपिडली लाइसोजेनिक साइकिल के स्टेप्स के अंदर कि उसमें क्या होता है बेसिकली। नंबर 1 स्टेप इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से होती है। वो अटैचमेंट तो सेम है लाइक लाइटिक साइकिल में, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि अब जब ये अपना जेनेटिक जीनोम इंजेक्ट कर रहा है अपने होस्ट बैक्टीरियम बॉडी के अंदर, तो वो जीनोम डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, वो उसके डीएनए के साथ जाके इंटीग्रेट हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, ताकि वो क्रोमोसोम जब भी रेप्लीकेट हो, जब भी उसका डीएनए रेप्लीकेट हो, तो ये खुद को भी साथ साथ रेप्लीकेट कर सकें और अपनी खुद की प्रोजेनी बना सकें। नंबर 2 इज रिप्रेशन। अब इस रिप्रेशन के स्टेप में क्या होता है, कुछ ऐसे रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं लाइक इन लैम्डा फेज, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसीजर को रोक देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप के अंदर आके वो स्लो डाउन कर देते हैं उसको, ताकि जो उनका प्रोफेज है वो डोर्मेंट कंडीशन में चला जाए। थर्ड इज रेप्लिकेशन विथ होस्ट। अब जैसे हमने बात की कि जैसे ही होस्ट का डीएनए खुद को रेप्लिकेट करेगा, उसके क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होंगे इनटू द न्यू डॉटर सेल्स, तो ये साथ साथ वायरल डीएनए भी, आरएनए भी खुद को रेप्लिकेट करेगा और न्यू डॉटर सेल्स के अंदर जाएगा। नंबर 4 इज इंडक्शन। अब इंडक्शन में से पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा फिनोमिना जो कि सपोर्ट करे उस वायरस को कि वो एक्टिवेट हो जाए और खुद को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट कर ले और डिस्ट्रॉय कर दे होस्ट सेल को, उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन। तो यहाँ भी बेसिकली उसी ट्रिगर पॉइंट की बात हो रही है। कोई भी ऐसा फिनोमिना जो रिप्रेसर मींस जो सेकंड स्टेप के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा था, उसको आके डिस्ट्रॉय कर दे, किल कर दे, ताकि वायरस खुद को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट कर सके, उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन। तो ये हमने कुछ लाइसोजेनिक साइकिल के स्टेप्स के बारे में बात करी, जो कि कुछ चेंजेस थी लाइटिक साइकिल से। अब हम लोग कुछ ऐसी कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं इन दोनों साइकिल्स के दरमियान कि कौन सी ऐसी माइनर सी चेंजेस हैं जो इन दोनों साइकिल्स को सेपरेट कर रही हैं और वायरस को 2 फेजेस में डिवाइड कर रही हैं। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। अगर हम इसके होस्ट आउटकम की बात करें कि किस तरीके से होस्ट का आखिर में रिजल्ट निकलता है जब ये कोई भी साइकिल परफॉर्म होती है, तो लाइटिक साइकिल के अंदर सेल इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, मतलब खत्म हो जाते हैं, लाइसिस हो जाती है और सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में सेल सर्वाइव, मतलब वो कुछ टाइम तक, जब तक डोर्मेंट कंडीशन में होता है वायरस, तो ये सेल सर्वाइव करता है, लेकिन साथ साथ उसके प्रोफेजेस को कैरी भी करता रहता है। सेकंड इज जीनोम फेट। अगर जीनोम फेट की बात करें, जीनोम फेट मींस कि वो जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका। तो लाइटिक साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो जो वायरल डीएनए है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और अगर लाइसोजेनिक की बात करें तो उनको इंटीग्रेशन की नीड पड़ती है ताकि वो साथ साथ उसी डीएनए के रेप्लिकेट हों जो कि बैक्टीरिया का डीएनए है। नंबर 3 फैक्टर इज स्पीड। जाहिर है लाइटिक साइकिल जो है वो रैपिडली परफॉर्म होती है, मतलब वो कुछ मिनट से कुछ आवर्स लगाती है कि वो अपना इन्फेक्शन कॉज करवा दे। जबकि अगर लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जाएगा वायरस तो वो परसिस्ट करेगा कुछ जनरेशंस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर प्रोजेनी की फॉर्मेशन होती है। प्रोजेनी मींस उसकी जनरेशंस फॉर्म होती हैं। फोर्थ इज फेज टाइप। कौन सा फेज टाइप होता है लाइटिक साइकिल में? सो देयर इज वायरुलेंट फेजेस जो कि T4 फेज, जो कि मोस्ट कॉमन फेज है। और अगर लाइसोजेनिक के अंदर बात करें तो टेम्परेट फेजेस, जिसे हम कहते हैं लैम्डा फेजेस ऑल्सो। जीन एक्सप्रेशन। लाइटिक साइकिल के अंदर बात करें तो जितने भी जीन्स हैं वो फुली एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रैपिड होती है और फुली कंट्रोल हासिल कर लेती है होस्ट सेल का। जबकि लाइसोजेनिक के अंदर अगर हम बात करें तो ये तमाम जीन्स वायरस की वो डोर्मेंट कंडीशन में रहती हैं, मतलब वो इनएक्टिव रहती हैं या फिर स्लीपिंग कंडीशन में होती हैं। लास्ट वन इज ट्रिगर टू एग्जिट, मतलब कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो इनको एग्जिट करवाए, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इनको एक्टिवेट करवाए। लाइटिक साइकिल के अंदर तो कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा इंडक्शन का स्टेप नहीं है जो इनको एक्टिव करवाए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव होते हैं और रैपिडली पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जैसे हमने बात करी यूवी लाइट्स और सम अदर फैक्टर्स, तो वो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो फेवरेबल कंडीशंस बनाते हैं और सप्रेसर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके दोबारा से, और जैसी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो एक्टिवेट हो जाते हैं और अपनी कॉपीज बना लेते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं खुद को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेल को। So these are the common differences between लाइटिक साइकिल्स एंड लाइसोजेनिक साइकिल जो अभी हमने डिस्कस किए। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल की बात करें तो मॉडर्न डे साइंस के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लाइक अगर हम लोग बात करें फेज थेरेपी की, तो जहां पे एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती हैं टू क्योर सम डिजीजेस, वहां पे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स काम करते हैं। वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स इसी फेज थेरेपी की वजह से जनरेट होते हैं, प्रोडक्शन में आते हैं। सेकेंड इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से जो लाइसोजेनिक फेजेस हैं हमारे पास, वो कुछ ऐसे फेज फैक्टर्स देते हैं हमें जो कि न्यू टेक्निक्स में हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज बैक्टीरियल एवोल्यूशन। अगर बैक्टीरियल एवोल्यूशन में बात करें हम लोग तो इसके जो प्रोफेजेस हैं वो प्रमोट करते हैं कुछ ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज की एवोल्यूशन को। लास्ट इज फूड सेफ्टी एंड एग्रीकल्चर। अब जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सेफ्टी प्रोसीजर्स के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डेट्स ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। उम्मीद है आपको ये लाइफ साइकिल समझ आई होगी और लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से एक वायरस लाइटिक साइकिल से लाइसोजेनिक साइकिल में चला जाता है और लाइसोजेनिक से किस तरीके से वापसी एक लाइटिक साइकिल का पाथवे अडॉप्ट कर लेता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।